हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटेक्स क्वेश्चंस का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। एक वीडियो मैंने इंटेक्स क्वेश्चंस पे पहले ही बना रखा है, सो आप लोग उसे जाके भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 यानी टोटल 19 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से आप क्या समझते हैं? सो एटम के साइज का अक्सर एटम के रेडियस से कंपैरिजन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एटम के साइज को एटम का रेडियस या एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है। सो क्या है एटम का साइज? कोई एटम कितना बड़ा है एक्चुअली में, मींस अगर मान लीजिए ये एटम का न्यूक्लियस है तो किसी एटम के अराउंड उसके शेल्स होते हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, लेकिन जिस शेल में इस एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही शेल उसका आखिरी शेल माना जाता है। सो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस शेल तक की दूरी को यानी आखिरी शेल तक के दूरी को ही एटॉमिक साइज कहा जाता है या एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आप यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हाट इज एटॉमिक साइज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल तक की दूरी को ही उस एटम का साइज़ कहा जाता है। यही एक तरीका है एटम के साइज़ को नापने का, कोई एटम कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब आते हैं इसकी यूनिट्स पे। सो द एसआई यूनिट। अब क्योंकि एक एटम इतना छोटा है कि उसे आँख से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, सो यूनिट तो इसकी एसआई यूनिट तो इसकी मीटर ही है, लेकिन अक्सर इसे एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में नापा जाता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, और नैनोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट विल बी मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, लंबाई है, तो लेंथ की यूनिट इज ऑलवेज मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। गिव द ट्रेंड्स इन द एटॉमिक साइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। तो आप सबको मैंने ये चीज़ पहले ही पढ़ा रखा है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, मतलब किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो एटम का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। यानी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एक एक शेल ऐड होता जाता है, तो शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। वही अगर अक्रॉस द पीरियड देखा जाए तो याद करिए, जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते हैं जो शेल्स है उनकी संख्या कांस्टेंट रहती है, यानी शेल्स नहीं बढ़ते, बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटम श्रिंक होता है। श्रिंक होने का मतलब एटम छोटा होता है, सिकुड़ता है। सो अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था जो कि थे नोबल गैसेस। आई होप आपको ये सब चीज़ याद होंगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो our next question is, arrange the elements of second and third period in increasing order of their atomic size। यानी सेकेंड और थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी उनके साइज के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। यानी सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड में कौन कौन है? सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, देन एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, देन एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, देन एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, देन एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, देन उसके बाद 9
फ्लोरीन। नोबल गैसेस आर एक्सेप्शंस, तो हम लोग उनको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब देखिए, अब इनका जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर है वो किस तरीके का है। सबसे पहले अगर देखा जाए, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो हमारे एटम का साइज छोटा होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें फ्लोरीन होगा, तो सबसे पहले हम लोग फ्लोरीन को लिखेंगे। देन उसके बाद ऑक्सीजन, यानी इस ऑर्डर को पूरा पलटना पड़ेगा। देन उसके बाद उससे बड़ा होगा नाइट्रोजन, देन उसके बाद कार्बन, देन उसके बाद बोरॉन, देन उसके बाद बेरिलियम, देन उसके बाद लिथियम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। मैं लिख देती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की तरफ। थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है? सबसे पहले सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर एंड देन क्लोरीन। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आप इसके ऑर्डर को पलट देंगे तो आपको मिल जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। सबसे छोटा यहाँ पे क्लोरीन होगा, सो क्लोरीन, देन उससे बड़ा सल्फर, देन उससे बड़ा फॉस्फोरस, फिर उससे बड़ा सिलिकॉन, देन उससे बड़ा एल्यूमिनियम, देन उससे बड़ा मैग्नीशियम, देन सबसे बड़ा इस ग्रुप का मेंबर है सोडियम। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द साइज ऑफ नियॉन ग्रेटर देन फ्लोरीन? सो क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी आपको कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो साइज़ में डिक्रीज़ आता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था जो कि था नोबल गैसेस का। सो उसी से रिलेटेड है ये सवाल। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि जो नियॉन है उसका साइज़ फ्लोरीन की कंपैरिजन में बड़ा कैसे हो जाता है, जबकि फ्लोरीन तो पीरियोडिकली पहले आता है, यानी पीरियड में पहले आता है। ये एटॉमिक नंबर 9 है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और ये एटॉमिक नंबर 10, ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो साइज़ में तो डिक्रीज़ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि नोबल गैसेस काफ़ी स्टेबल कन्फिग्रेशन रखते हैं। स्टेबल कन्फिग्रेशन रखने से मेरा मतलब ये है उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को पुश करते हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं रहना चाहते। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आ जाएंगे तो उनमें हैवी रिपल्शन देखने को मिलेगा। इस हैवी रिपल्शन के कारण वो लोग सेपरेट रहना चाहेंगे, मींस दूर दूर रहना चाहेंगे। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो लोग ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, इसीलिए वो लोग फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है कि नियॉन का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है ड्यू टू हैवी रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू हैवी रिपल्शन caused by स्टेबल या नोबल गैस कन्फिग्रेशन। आई होप इट वॉज रियली सिंपल। नेक्स्ट सवाल है कि वाई सोडियम इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम, यानी सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से बड़ा कैसे है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो सबसे पहले इधर सोडियम है जो कि ग्रुप 1 का मेंबर है, और ग्रुप 2 में आता है मैग्नीशियम। ठीक है, दोनों में शेल्स की संख्या सेम है। ठीक है, सेम शेल्स, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है।
न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आई होप आप सभी को याद होगा, प्रोटॉन्स मिलकर जितना भी चार्ज आउटर मोस्ट शेल या फिर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लगाते हैं उसे ही न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। जो अट्रैक्टिव पुल इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं प्रोटॉन्स के द्वारा उन्हें ही न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के द्वारा प्रोड्यूस चार्ज, इसे ही न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। सो जगह तो उतनी ही है लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ गए, इसमें 11 प्रोटॉन्स थे, इसमें 12 प्रोटॉन्स है। तो 11 प्रोटॉन्स मिलकर जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे 12 प्रोटॉन्स उससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव पुल एक्सर्ट करेंगे। तो जगह सेम होने के कारण इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल कर लिया जाता है, जिसके कारण साइज़ में श्रिंकेज आ जाता है और सोडियम का साइज़ मैग्नीशियम के कंपैरिजन में बड़ा हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न दैट दे हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जैसे जैसे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, लेट मी क्लियर दीज। देयर आर same number of shells in both sodium and magnesium, but as we move from left to right, nuclear charge increases. Due to this, atom shrinks and size decreases. I hope this is clear to you. बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, सो अनदर क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर इन साइज? ग्रेटर इन साइज मतलब बड़ा कौन है ज़्यादा साइज में? एन एटम और उसका कैटायन। एटम और कैटायन में किसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा? सो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो। चलिए किसी एक एटम का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया सोडियम का एक एटम और सोडियम का आयन। सो आप देखेंगे कि सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। फिलहाल हमें न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये चार्जेस की बात है। तो Na+ में यानी सोडियम के कैटायन में वी आर कंपेयरिंग एटम एंड इट्स कैटायन। तो सोडियम का जो कैटायन है उसमें 11 प्रोटॉन्स तो होंगे लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे 11 लोग मिलके 11 अपोजिट चार्जेस को पुल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 11 लोग मिलके 10 ही नेगेटिव चार्जेस को पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे इन 10 को पुल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दीज, यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे पुल करना ज़्यादा आसान होगा, जिसके कारण ये ज़्यादा श्रिंक्ड यानी ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, साइज इसका और छोटा हो जाएगा। मतलब समझो 11 लोग मिलके 11 को खींच रहे हैं और 11 मिलके 10 को खींच रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो 10 लोग हैं अपोजिट साइड में, दोनों की ताकत तो बराबर है, तो 11 लोग 10 को आसानी से खींच पाएंगे और ज़्यादा करीब तक खींच लेंगे, जिसके कारण साइज छोटा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटम विल बी ग्रेटर इन साइज, क्योंकि कैटायन तो छोटा होगा हमेशा एटम के कंपैरिजन में। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और सवाल है, एक एटम और उसके एनायन में। द सेकेंड क्वेश्चन इज एन एटम और एन एनायन विच इज़ ग्रेटर इन साइज। तो एटम और उसके एनायन के कंपैरिजन में दोनों का अगर साइज कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा बड़ा होगा साइज में? तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर हम देखें क्लोरीन और उसका एनायन, ठीक है, ये नॉर्मल क्लोरीन एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का एनायन है। सो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स तो है मगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका क्या मतलब है 17 प्रोटॉन्स पे प्रेशर पड़ रहा होगा कि वो 18 लोगों को खींचे, और ये 18 आपस में रिपल्सिव फोर्स तो एग्जर्ट कर ही रहे होंगे एक दूसरे पे, जिसके कारण क्या होगा
कि यहाँ पे हैवी रिपल्शन होने के कारण ये दूर दूर भागना चाहेंगे, जिसके कारण साइज में इंक्रीज देखने को मिलेगा. सो एनायन विल बी ग्रेटर इन साइज. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगला सवाल तो आप चुटकियों में बना ही सकते हो खुद से. Fe2+ और Fe3+ में कौन ज़्यादा बड़ा होगा? सो अगर हम लोग कंपेयर करें साइज़ को तो हम लोग इजीली ये बता सकते हैं, इससे बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकले और इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. यहाँ पे इसके जितने भी 26 के 26 जो प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर जो है Fe का वो 26 होता है. तो यहाँ 26 प्रोटॉन्स मिलके 24 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल चुके हैं, और यहाँ 26 मिलके 23 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं. तो 24 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना ज़्यादा आसान है या 23 को? ऑब्वियस ही बात है 23 को ये लोग खींच के और छोटा बना देंगे और करीब ले आएंगे. सो Fe2+ का जो साइज़ होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा Fe3+ से. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स है भाई, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है तो आसानी से खींच लेंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो अपोज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी. चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं. वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अरेंज दीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर. हम लोगों ने मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड पढ़ा है. ये जो पूरा क्वेश्चन सेशन है ना, ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज जिनको कहते हैं उनके ट्रेंड्स के बेसिस पे, यानी कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है वो किसी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी कर रही हैं, उनका क्या ट्रेंड है, उसी बेसिस पे है ये. अभी तक हमने एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स पे क्वेश्चन किए. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन है. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन सारे एलिमेंट्स को आपको इंक्रीजिंग मेटेलिक ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे ज़्यादा मेटल कौन होगा, मतलब सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कौन होगा, सबसे कम तेज़ी से कौन करने वाला होगा. सो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला बेरिलियम दिया हुआ है जो कि अच्छा खासा मेटल है. लिथियम. जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है. लेफ़्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, घटता है. होप आपको याद होगा. तो सबसे लेफ़्ट में कौन है भाई? फ्लोरीन है. ये मेटल हो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो फ्लोरीन की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, मेटेलिक कैरेक्टर, वो सबसे कम है. तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम वाला सबसे पहले. तो फ्लोरीन सबसे पहले, देन उसके बाद जो आएगा वो है ऑक्सीजन. ये भी खतरनाक नन मेटल है. उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, देन उसके बाद कार्बन, देन उसके बाद बोरॉन. यहाँ से मेटल मिलना शुरू हो गया, वैसे इट इज़ अ मेटलॉइड. देन उसके बाद है बेरिलियम, देन सबसे लास्ट लिथियम. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है. ठीक है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, डिक्रीजिंग का मतलब जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक वो सबसे पहले. सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन है भाई यहाँ पे? क्लोरीन. ठीक है. सबसे लेफ्ट में जो रहेगा क्लोरीन है सबसे ज़्यादा. देखो ये वाला साइन बदल जाएगा. कई बार हम लोग ऑर्डर सही लिखते हैं लेकिन साइन पलट देते हैं, जिससे कि पूरा क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है. सो इसको आप लोग सही से लिखना. क्लोरीन होगा, देन उसके बाद सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम और सबसे लास्टली सोडियम. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. दिस इज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. सबसे कम नॉन मेटल कौन है? सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करता है? तो यहाँ पे सोडियम. आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चंस खुद से बना रहे होंगे. बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ. ठीक है. स्टेट द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप.
दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। अक्रॉस द पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी के साथ क्या होता है? तो हमने बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो जाके देख लो, लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, समझ लो, बार बार देखो तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, और ये क्वेश्चंस फिर कुछ भी नहीं लगेंगे। सो केमिकल रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है वो पहले कुछ दूरी तक डिक्रीज होता है, देन उसके बाद अचानक से बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, जो डिक्रीज हो रहा है वो है मेटल्स की रिएक्टिविटी। मतलब मेटल्स जो है वो कम रिएक्टिव होते जाते हैं। जैसे अगर सोडियम की बात करें, देन मैग्नीशियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। आप देखोगे तो सोडियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, और इन सब से भी कम रिएक्टिव सिलिकॉन। सिलिकॉन तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इस पूरे पीरियड का, ये मैंने मेंशन किया था जब मैं इसे पढ़ा रही थी। तो देन उसके बाद आता है फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। ठीक है, तो अब आप देखोगे फॉस्फोरस जो है उसकी रिएक्टिविटी हल्की सी ज़्यादा है, यानी सिलिकॉन के कंपैरिजन में ये तो एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। यानी कि यहाँ तक जो है मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती जा रही है। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है? फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, जो जहाँ से नन मेटल्स आना शुरू होते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। यहाँ फॉस्फोरस है, देन उसके बाद सल्फर है, देन क्लोरीन हाईली रिएक्टिव। सो हम कह सकते हैं देन रिएक्टिविटी ऑफ नन मेटल्स इंक्रीजेस। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, और जिनकी कम हो रही है वो है मेटल्स। देन उसके बाद रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और जिनकी इंक्रीज हो रही है वो है नॉन मेटल्स। ठीक है, सो यू मे नोट दिस डाउन इफ यू वांट। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी के साथ क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है डाउन द ग्रुप। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट अगर अभी समझना चाहे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, सीधे सीधे बोलूँ एक लाइन में तो केमिकल रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स इंक्रीजेस। अगर मेटल्स हैं तो भाई उनकी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी घट रही थी, वैसे ही डाउन द ग्रुप जाने पे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। एंड दैट फॉर नॉन मेटल्स, अगर आप नॉन मेटल हो तो सॉरी, डाउन द ग्रुप जाने पे आपकी रिएक्टिविटी कम होगी। दैट फॉर नॉन मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है, समझ लेना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम टाइम पे। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए, मेटल M forms an oxide having the formula M2O3. It belongs to third period. Write the atomic number and valency of the metal. अब आप जानते हैं बहुत सिंपल सा मेथड है। M2O3 अगर कहा गया है, ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ना, ये वैलेंसीज होती हैं। किन की वैलेंसी? जैसे मैं यहाँ पे पहले M लिखती हूँ, फिर यहाँ पे O। M मीन्स कोई भी मेटल, अभी हमें नहीं पता है, दिस इज एन अननोन मेटल, ये पता है हमें ऑक्सीजन है, तो ये मेटलिक ऑक्साइड है। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इट इज मेटलिक ऑक्साइड। और क्वेश्चन में ये हिंट भी दे रखा है कि ये जो मेटल है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। आई होप मेनी ऑफ यू हैव मे गेस्ड द आंसर, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जैसे M और O लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 3, तो हम जानते हैं कि वैलेंसी एक्सचेंज मेथड से हम लोग ये चीज़ सॉल्व करते हैं। देखिए,
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तभी वो वैलेंसी क्रॉस ओवर होके उसके पास गई है। ये कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका है जो हमें बचपन में सिखाया जाता है। देन उसके बाद इस मेटल की वैलेंसी 3 है जो उस ऑक्सीजन के पास गई हुई है। तो 3 वैलेंसी वाला मेटल कौन होता है भाई? जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स हैं वही होंगे। तो बोरॉन तो होगा नहीं क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पीरियड में हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो है एल्यूमिनियम। तो सेकेंड पीरियड का जो ये एलिमेंट है ये है एल्यूमिनियम। सो ये M2O3 में जो M है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। द क्वेश्चन इज नॉट ओवर येट। कह रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर लिखिए और इसकी वैलेंसी भी लिखिए। तो भाई वैलेंसी तो सिंपल है, यहाँ पे वैलेंसी 3 ही होगी। वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही ना ऑक्सीजन के पास गए होंगे। सो मेटल, ये जो मेटल है एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी 3 है। एटॉमिक नंबर 13। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ, एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू 4th पीरियड एंड 17th ग्रुप। अच्छा, आप ना बिना एटम का नंबर जाने, एटमिक नंबर जाने, आप सिर्फ उसका पीरियड नंबर और अगर ग्रुप नंबर पता कर लो तो यू विल बी गेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स एटमिक नंबर एज वेल। मतलब अगर सिर्फ ग्रुप और पीरियड पता हो तो हम लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया तो फिर पूरे गिन के हम ये बता देंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। क्योंकि किसी न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वही उसका एटॉमिक नंबर। सो समझते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? अब ग्रुप 17 का एलिमेंट है ये, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे हम। ग्रुप 17 का एलिमेंट मतलब समझ रहे हो आप, हेलोजन है ये, हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 7, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट विल बी 7, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द एलिमेंट। अब नेम ऑफ द एलिमेंट, तो भाई यहाँ पे 4th पीरियड कह दिया है। चलिए ग्रुप 17 को देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है ग्रुप 2 सेकेंड ग्रुप, ये 3rd, ये 4th, मिल गया। जो ब्रोमीन है वो इस कंडीशन पे एकदम फिट बैठ रहा है। ये ग्रुप 17 से भी बिलोंग करता है और 4th पीरियड से भी बिलोंग करता है। सो दिस एलिमेंट इज ब्रोमीन विथ नो डाउट। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3rd सवाल की तरफ। नेम द फैमिली। फैमिली का नाम पूछ लिया, इट इज हेलोजन। आगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X reacts with Y whose atomic number is this and this. Atomic mass है 27, atomic number, so surely it is एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का ही एटॉमिक नंबर 13 होता है। कह रहा है कि जब ये एलिमेंट जो ब्रोमीन है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। अब देखिए एक बात क्लियर है, इसकी वैलेंसी -1, माइनस प्लस नहीं देखते, इसकी वैलेंसी 3, तो अगर क्रॉस करे तो AlBr3। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से आपको ये लास्ट वाला बता देती हूँ, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए लास्ट वाला सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई एलिमेंट है Y जिसका एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर ही लिखा होता है और ऊपर होता है एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से ज़्यादा तो होगा नहीं, इट इज़ वेरी क्लियर। तो एटॉमिक नंबर 13 अभी अभी हमने पढ़ा, कौन होता है भाई? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X, ये जो एलिमेंट है X, सबसे पहले तो इट इज़ ब्रोमीन, ये कहीं लिख लो, ठीक है। ये ब्रोमीन है, सिंबल इज Br, वैलेंसी इज 1, ठीक है। ग्रुप 17 है ना भाई, हेलोजन है। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में
7 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसी को तो वैलेंसी कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी वैलेंस शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वैलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दोनों कंपाउंड्स को, सबसे पहले मेटल, देन उसके बाद नॉन मेटल। यहाँ पे जो मेटल है वो है Al यानी एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल है ब्रोमीन। दोनों की वैलेंसीज को नीचे लिखेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ब्रोमीन की वैलेंसी है 1 क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ से हम लोग वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा Al, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, Br3। So this is the compound you will be getting when X reacts with this thing or this element। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत इजीली समझ में आया होगा। सो आई होप आपको इस आज के लेक्चर के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपने सारे क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व किया होगा। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन के सेशन में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 19 सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।